इंडिया में आज की डेट में एक से एक अच्छी कंपनी के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। ऑर्थोपेडिक्स में जितना एडवांसमेंट इंडिया में पिछले 10 सालों में देखा गया है, उससे पहले कभी नहीं देखा गया है। आज हम अपने पेशेंट्स को बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे वही इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स दे पा रहे हैं, जो कि पहले हमें दुगने या तिगने कॉस्ट में देने पड़ते थे। लेकिन सेम कंट्री में कुछ सब स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट 5 या 10 गुना कम मिल जाएगी आपको एक अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट के मुकाबले। रिजल्ट्स बहुत ख़राब मिल सकते हैं। यहाँ हमारे पेशेंट्स परेशान होते हैं, बिकॉज वो हमारे पास आके कहते हैं, सर आप हमसे किसी सर्जरी के इम्प्लांट के 25,000 रुपये कॉस्ट कर रहे हैं, बल्कि सेम तरह का इम्प्लांट करीब 4-5 हज़ार में अवेलेबल है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं हूं डॉक्टर तुषार आनंद, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं मेरठ में, और आज मैं डिस्कस करूंगा कि कितनी वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में, और हम कैसे चूज करें कि हमें राइट इम्प्लांट कौन सा रहेगा हमारी सर्जरी के लिए। ऑर्थोपेडिक्स में इम्प्लांट सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ें। सबसे पहले कि इम्प्लांट का टाइप क्या है, इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। सेकंड, उसके साथ में क्या इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोवाइड करी जा रही है वेंडर के द्वारा। और थर्ड, उसकी कॉस्ट क्या है। इम्प्लांट का टाइप और उसके मटेरियल जो है वो 3 टाइप के हैं, जो कॉमनली आज की डेट में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है 316L टाइप स्टील इम्प्लांट्स। ये इम्प्लांट्स बायोकम्पैटिबल होते हैं, नॉन कोरेसिव होते हैं, एसिडिक और ऑक्सीजन रिच मीडिया में आराम से सर्वाइव कर पाते हैं हमारी बॉडी में, और नॉन मैग्नेटिक होते हैं। बट स्टिल इसमें एमआरआई एडवाइस नहीं किया जाता, बिकॉज कुछ केसेस में देखा गया है कि एमआरआई करने के बाद ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। सेकंड, जो कॉमनली आज की डेट में इम्प्लांट यूज़ किया जाता है वो है टाइटेनियम इम्प्लांट्स, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट होता है, बायोकम्पैटिबल होता है, एमआरआई कंपैटिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और लॉन्ग टाइम तक के लिए विथस्टैंड करने वाला इम्प्लांट आज की डेट में टाइटेनियम इम्प्लांट होता है। थर्ड, आज की डेट में हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो है एलवीएम इम्प्लांट्स। ये भी एक स्टील का ही टाइप है, जो कि कंपेरेटिवली मेलेबल होता है टाइटेनियम इम्प्लांट्स के मुकाबले। कुछ केसेस में, जैसे पेल्विस में इम्प्लांट करना हो, वहाँ पे प्लेट्स यूज़ करनी हो, तो वहाँ पे प्लेट्स हमें बेंड करनी पड़ती हैं अलग अलग शेप में। वहाँ पे अगर हम टाइटेनियम का इम्प्लांट यूज़ करेंगे तो उन्हें बेंड करने में दिक्कत आती है। इन केसेस में हम एलवीएम के इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। कई जगहों पर एलवीएम के इम्प्लांट्स आज की डेट में फिर से यूज़ किए जाने लगे हैं। बिल्कुल एमआरआई कंपैटिबल भी होता है, और बायोकम्पैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है इस इम्प्लांट की। अब इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का इम्प्लांट है। यहीं पर दूसरी बात हम करें कि कौन से वेंडर ने इसको प्रोवाइड किया है, उसके साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंटेशंस भी मिलते हैं। इंडियन इम्प्लांट्स बहुत ज़्यादा कंपनीज तो नहीं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि प्रॉपर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के इंस्ट्रूमेंटेशन साथ में प्रोवाइड करती हैं, और हमें सर्जरी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, केस ऑफ आईटी फ्रैक्चर, किसी को कूल्हे में फ्रैक्चर हो, आईटी फ्रैक्चर हो, या फिर नेक फीमर फ्रैक्चर हो, जिसमें हमें पीएफएन इम्प्लांट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम एक सब स्टैंडर्ड कंपनी का इम्प्लांट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास में एंट्री करने के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे कहते हैं बोन ऑल। ये बोन ऑल जो होता है एक शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, और जब हम एंटर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में बोन को डैमेज करता है। लेकिन अगर गलती से हमारी एंट्री ठीक नहीं बनी और हमें फिर से एंट्री चेंज करनी पड़ जाए, तो हमें और एरिया को बोन लॉस करना पड़ेगा। इसीलिए कई अच्छी कंपनीज हैं इंटरनेशनल कंपनीज में भी और इंडियन कंपनीज में भी, इम्प्लांट्स में कुछ खास तरीके की गाइड वायर और जिग और कुछ एंट्री गाइड्स आते हैं, जिनकी हेल्प से हम राइट प्लेसमेंट ऑफ वायर कर पाते हैं। और अगर गलत प्लेसमेंट हुआ है तो उसको बहुत इजीली हम करेक्ट भी कर सकते हैं। इनको चेक करना भी बहुत आसान होता है। हम जब ऑपरेट करते हैं तो सियाम यूज़ करते हैं, एक एक्सरे मशीन होती है। उस एक्सरे मशीन के अंडर हम चेक कर सकते हैं कि गाइड वायर की प्लेसमेंट ठीक हुई है कि नहीं, और अगर गलत है तो उसको वापस बस चेंज करना है डायरेक्शन को। यहीं अगर हम इंडियन इम्प्लांट में हमें ऑल यूज़ करना पड़ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बोन लॉस हुआ है। सेकेंड, एक डिफरेंस आता है जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, तो इम्पोर्टेड कंपनीज हो गई या फिर स्टैंडर्ड इंडियन कंपनीज में कुछ खास तरीके के जिग्स आते हैं, जो कि रेडियोल्यूसेंट होते हैं। ऑपरेशन करते समय हमें, अगर हम एक रेडियोल्यूसेंट जिग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इम्प्लांट नहीं ठीक से दिखेगा, प्लस साथ में फ्रैक्चर भी हम असेस नहीं कर पाएंगे कि ठीक से रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए रेडियोल्यूसेंट जिग से काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें मदद मिलती है, लेकिन ये एक सब स्टैंडर्ड कंपनी हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिफिकल्टीज रहती हैं। इसी के बाद हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। अगर हमें कोई कंपनी अच्छी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है, तो डेफिनेटली वो कॉस्ट भी ज़्यादा लेती है हमसे। यही सब स्टैंडर्ड कंपनीज अपनी सारे कॉस्ट के चार्जेस कम कर लेती है इंस्ट्रूमेंटेशन हटा के। वो सिर्फ एक सब स्टैंडर्ड इम्प्लांट प्रोवाइड करते हैं, जिसके साथ में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होती है। इसलिए मैं सारे पेशेंट्स को एडवाइस करूंगा कि जब भी वो चूज़ करें अपनी सर्जरी के लिए कोई इम्प्लांट, तो इट शुड बी फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इंडियन कंपनी और अ गुड इंटरनेशनल इम्प्लांट, बिकॉज सब स्टैंडर्ड इम्प्लांट
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्प्लांट ही फ्लॉड है, साथ में उसमें पूरा सर्जिकल प्रोसीजर हमारा कई बार ख़राब होता है, हमारा सर्जिकल टाइम बढ़ जाता है, हमें हमारा एक्यूरेट रिडक्शन हम अचीव कर पाएँ, नहीं कर पाएँ या असेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ ऑफ बैड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सर्जरी के लिए इम्प्लांट चूज़ करें, अपने सर्जन से बोलें कि चूज़ इम्प्लांट फ्रॉम अ प्रॉपर स्टैंडर्ड कंपनी जो कि आईएसआई या और एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट हो। इस वीडियो में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है इम्प्लांट से रिलेटेड, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं सर सेम इम्प्लांट आप 25,000 रुपये में हमें डालने को कह रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बाहर 5,000 में 6,000 में सेम इम्प्लांट डालेंगे। तो उसके पीछे यही रीज़न्स होते हैं कि हम किस वेंडर के थ्रू इम्प्लांट ले रहे हैं और उसमें क्या स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जा रहे हैं। मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं बात करना चाहता और ना मैंने इस पूरी वीडियो में किसी कंपनी के बारे में बात करी है। इसमें हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की और डिटेल की ज़रूरत हो और कोई ऐसी इंजरी है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें क्या राइट इम्प्लांट रहेगा और क्या सर्जिकल प्रोसीजर उसके लिए ठीक रहेगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो कि दिया गया है इस लिंक के साथ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।